हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी एंड द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। आपस में टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। एक टॉपिक अगर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, अगर हम रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, ढंग से उसकी गहराई को समझेंगे। देखिए, आज से अगर कई साल पहले की बात हम करें, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो क्या चलता था? तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ऐसा सिस्टम जहां कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज होता था। मींस सामान के बदले में सामान का आदान प्रदान होता था। मान के चलिए किसी के पास अगर गेहूं है और उसको बदले में चावल चाहिए, तो वो चावल से उसको बदल देता था और बदले में गेहूं दे देता था। मीन्स सामान के बदले में सामान का आदान प्रदान। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कर है और मुझे डस्टर चाहिए, और इस व्यक्ति के पास डस्टर है, उसको मार्कर चाहिए, तो हम क्या कर लेते थे? आदान प्रदान कर लेते थे। तो दिस इज बार्टर सिस्टम, और इसको बोलते हैं कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। तो इसलिए बार्टर सिस्टम को ध्यान रखिएगा। बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या है? कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। तो किसी भी नाम से आ सकता है, बार्टर सिस्टम के नाम से भी आ सकता है, और कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी के नाम से भी आ सकता है। वीडियो को ढंग से देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डाउट होते नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, मगर तब भी जो बच्चा रटता है, जो रेक्टिफिकेशन में विश्वास रखता है, तो उसके लिए तो डिफिकल्ट है ही है। तो रटेंगे नहीं, हम समझेंगे इस चीज को। देखिए, फंक्शन ऑफ मनी को पढ़ने के लिए प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम अगर हम पढ़ लें, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा हमें। या प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम को पढ़ने के लिए अगर हम फंक्शन ऑफ मनी पढ़ लें तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम दोनों को साथ पढ़ते हैं। देखिए, आपको ये सोचना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने के लिए कि जिस समय पे आप रह रहे हैं, अब जिस युग में आप रह रहे हैं, यहाँ पे अगर मनी हट जाए, जितने भी आप करेंसी नोट, सिक्के, जो भी आप मनी एक्सचेंज के रूप में आप यूज करते हैं, चेक, ड्राफ्ट, एटीएम, जितनी भी प्लास्टिक मनी है, ये सब अगर हट जाए तो हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी? हमारी लाइफ जैसे हो जाएगी ना, वो है हमारे सीधा प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। सिंपल सी बात है। आप उस चीज को ना महसूस कीजिए। इकोनॉमिक्स में ना हर चीज महसूस करके पढ़िएगा। कोई भी चीज ये नहीं कि बुक में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लिया, कि वीडियो में किसी सर ने इसको बोल रखा है तो हमने सुन लिया, सर तो है ही भाई, सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। नहीं, उसको महसूस करिए। अगर किसी की बात अगर उसको गलत भी लगती है, आप सहमत भी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कमेंट बॉक्स में लिखने से अगर वही जो भी टीचर उसको आपको समाधान कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो टीचर आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो रट के वीडियो बना रहा है। मैं नहीं कहता कि कोई भी रट के वीडियो बना रहा होगा, बट बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे एक्सपर्ट बैठे हैं इकोनॉमिक्स के। मीन्स आप किसी से भी आप गाइड लीजिएगा तो आप सोचिएगा कि आपको उस चीज को समझना है, और उसको प्रॉब्लम 2 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा, इंक्लूडिंग मी। तो बात करते हैं कि अगर मनी का विकास नहीं हुआ होता, आज के युग में मनी ना होता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम एक एक करके प्रॉब्लम पढ़ेंगे और उसी हाथ में उसका हम फंक्शन भी पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है? बेसिकली समझिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप समझिए कि कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, उसका गेहूं की खेती है, गेहूं की पैदावार हो रही है उसको, और सिर्फ वो गेहूं खाता रहेगा ऐसा तो बात बनेगी नहीं। बदले में उसको दाल भी चाहिए, या बदले में उसको चावल भी चाहिए, बाजरा भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में वो चावल लेना चाहता है, धान लेना चाहता है। तो सबसे पहले या धान भी एग्जाम्पल नहीं बोलते हम मान के चलते, हम मान के चल रहे हैं कि उसको गेहूं का उसके पास भंडार है, उसको अपने घर के लिए, बच्चों के लिए जूते चाहिए। तो सबसे पहले वो गांव में जाएगा, ढूंढेगा कि भाई ऐसे कौन कौन सा व्यक्ति है जो जूतों का काम करता है, जो कॉबलर है, जो जूते बनाता है, जो जूते सेल करता है, ऐसा कौन कौन व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है? पहली समस्या, उसको वो ढूंढना पड़ेगा गांव में, शहर में जाकर, ऐसा कोई व्यक्ति, भैया तू कोई जूते बनाता है, तू जूते बनाता है, तो एक समस्या है। तो पहली प्रॉब्लम ये है। अगर उसने भाई 2, 3, 4 दिन, 10 दिन में ढूंढ के 3-4 व्यक्ति को ढूंढ लिया जो जूते बनाते हैं, और उन चारों व्यक्तियों में से बदले में गेहूं कौन चाहता है? जो इसके पास है वो गेहूं बदले में कौन चाहता है? तभी तो एक्सचेंज होगा। भाई जूता वाले तो हमने ढूंढ लिया कि जो जूता हमें दे दे, मगर बदले में वो गेहूं भी तो चाहता हो। उसको जबरदस्ती थोड़ा थमा देंगे गिरबान पकड़ के, वो उसको जबरदस्ती थोड़ा थमा देंगे। वो भी तो चाहेगा कि मुझे बदले में गेहूं ही मिले। वो कहे मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो बाजरा चाहिए, तो एक्सचेंज होगा ही नहीं।
तो एक्सचेंज कब होगा? जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगी। कोइंसिडेंस दो जगह होगा कि एक हमें वो व्यक्ति मिल जाए जो चीज हमें चाहिए, बदले में वो व्यक्ति जो जिसके पास वो चीज है जो हमें चाहिए, बदले में उसको भी वो चीज चाहिए जो हमारे पास है। तो देखो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। फॉर एग्जांपल, इफ ए इज हैविंग व्हीट, ए के पास व्हीट है, he wanted to exchange it with rice, then he had to search for that person who is having rice and wanted to exchange it with wheat. तो यहां हो गई दो प्रॉब्लम, तो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, इसकी वजह से ही बार्टर सिस्टम में, सीसी इकोनॉमी में एक्सचेंज बहुत कम होता था। और आप जानते हैं कि एक्सचेंज जितना कम होगा, भाई एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना एक्सचेंज कम होगा उतनी मार्केट स्लो होगी, डेवलपमेंट उतनी स्लो होगी। तो आज के युग में एक्सचेंज जितना फालतू हो रहा है, जितना एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है, जितना आदान प्रदान ज्यादा हो रहा है, जितना सेलिंग परचेजिंग ज्यादा हो रही है, उसको ही तो बोलते हैं मार्केट अप है जी, मार्केट डाउन है। अब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी आजकल डाउन चल रही है, क्यों? क्योंकि कोई खरीदारी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो, जितना एक्सचेंज होगा मार्केट अप डाउन उससे ही होती है। तो एक्सचेंज जितना कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो उसकी वजह से एक्सचेंज कम होता था और मार्केट बहुत स्लो चलती थी। डेवलपमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। बट विद द इन्वेंशन ऑफ मनी, विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हैज बीन सॉल्व्ड। Now we can exchange anything with the help of money, we can purchase anything with the help of money, we can sell anything with the help of money। तो मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, मनी ने इसका समाधान कर दिया है। आज हमारे पास पैसे हों, वही पैसे के बदले में भाई ये ले, हमें ये चीज दे दे। भाई वही जरा किसान, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वही किसान जिसके पास वीट थी और वो बदले में क्या चाह रहा था, वो बदले में जूता चाह रहा था या बदले में वो चावल चाह रहा था। वो क्या करेगा, गेहूं अपनी मार्केट में जाके बेच देगा, मंडी में जाके बेच देगा, पैसे ले लेगा। अब उस पैसे से वो जूता ले, मोजा ले, उस पैसों से वो कपड़े ले, उस पैसों से वो चावल ले, बाजरा ले, दाल ले। कितना ईजी हो गया। अब यहाँ उसको जूता लेने में इतना झंझट था, तो चावल, दाल, बाजरा, मोजा तो बहुत दूर की बात है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बहुत ही डिफिकल्ट होती थी। आप खुद सोचिए ना, आज के युग में अगर पैसा ही खत्म हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। हमें जो चीज चाहिए, आज हमारी ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी ना होती, फ्रस्ट्रेशन हो जाती और पता चले कि मतलब इतनी ज्यादा इरिटेशन हो जाती, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। थोड़ी हमारी आदत भी बिगड़ गई है, मगर पहले इतनी आदत बिगड़ी हुई नहीं थी, तो लोग रह रहे थे। बट मतलब एक्सचेंज वॉज वेरी डिफिकल्ट। उस समय भी बहुत बहुत मुश्किल होता था। इंसान के पास जो पैदावार हो गई उसी चीज से वो गुजारा कर लेता था। तो विद द हेल्प ऑफ मनी, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया मनी का। विद द इन्वेंशन ऑफ मनी, मनी ने क्या इवॉल्व कर दिया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान करने का माध्यम। आज हम कोई भी चीज को, भाई कोई भी चीज हम पूछते हैं कि कितने में है, क्या है, कैसे है, तुरंत उसको पैसे देते हैं, खरीद लेते हैं। कोई भी दुकानदार बैठा हुआ है, वो किस लिए पैसे दे दे, भैया ले जा। पैसे इन द फॉर्म ऑफ पैसा, चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, और पैसा भाई कार्ड से हम स्वैप करते हैं, प्लास्टिक मनी भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। तो मनी तो कोई भी, कुछ भी चीज है। तो मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिक्का या नोट की हम बात कर रहे हैं, तो मनी वो सारी चीज है। तो आई थिंक यहाँ पे एक पॉइंट पे हमने पढ़ लिया, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एट द टाइम ऑफ सीसी इकोनॉमी मींस बार्टर सिस्टम, एंड दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड विद द इन्वेंशन ऑफ मनी, विद इट्स फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए कितना सिंपल हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखिए एक सिंपल सी चीज है। आज ये मेरे हाथ में मार्कर है, आप बोलेंगे मार्कर का एग्जांपल देते हो, मैं तो देखता हूँ आसपास मेरे क्या है, मार्कर ही निकलता है, तो मैं मार्कर का एग्जांपल दे देता हूँ। तो भाई टीचर के हाथ में क्या है? टीचर की तो कलम ही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है, तो हमारे लिए मार्कर कलम एक ही चीज है, तो इसलिए हम इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा देते हैं। तो अब मार्कर है, आज भाई कोई हमसे टीचर पूछता है सर मार्कर बहुत अच्छा चलता है, ये मार्कर कितने का है? तो हमने बता देते हैं मार्कर 25 रुपए का है, 25 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने उसका मूल्यांकन किस में कर लिया? मनी में कर लिया। मनी नहीं होता तो हम इसका मूल्यांकन किस में करते? अगर हमें मार्केट से चीज लेनी होती तो किस में करते? मैं कहता भाई एक काम करो, ये देखो डस्टर भी गिर गया ये 2 डस्टर है मेरे पास, 2 डस्टर ले लो और मुझे एक मार्कर दे दो। या मैं सोचता ये मेरा जूता पुराना हो गया, जूता ले लो जी, ये जूता ले दो। या मैं सोचता यार ये टी शर्ट पुरानी हो गई, टी शर्ट ले लो जी, मुझे मार्कर। मतलब मेरे पास जो होती, अगर मेरे पास मान के चलो बकरियां होती तो मैं कहता यार मैं बकरियों से एक्सचेंज कर लेता। या मेरे पास घोड़ा होता, मेरे पास भैंसे होती, तो मैं उस चीज का मूल्यांकन करता किस चीज में मूल्यांकन करता? आज हम इसको रुपये में मूल्यांकन करते हैं। सिंपल सी बात है, कितने की? रुपये में। अगर मैं इसको जिस चीज में अगर मनी ना होता
तो मैं इस चीज को जिस चीज में लाता, मैं बकरी दे के लाता तो मैं बकरियों में मूल्यांकन करता, मैं काउस दे के लाता तो काउस में मूल्यांकन करता, मैं अगर उसको मान के चलिए कि मुर्गियां लेके लाता तो मुर्गियों में मूल्यांकन करता, मैं डस्टर लेके लाता तो डस्टर में मूल्यांकन करता। तो उसका मूल्यांकन एक कॉमन यूनिट हमें नहीं मिल पाती। आज जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं सिंपल से पूछे मोबाइल कितने का है, मैं तुरंत बताता हूँ इतने रुपीस का है। मोबाइल में क्या लेकर लाता, मैं कहता मैंने तो पुरानी गाड़ी थी मेरे पास, मारुति एल्टो थी, वो मैंने बेच के रख दिया। तो मतलब किसी चीज का मूल्यांकन एल्टो में हो रहा है, किसी चीज का मूल्यांकन डस्टर में हो रहा है, किसी चीज का मूल्यांकन पैक्स में हो रहा है, किसी चीज का मूल्यांकन मतलब शूज में हो रहा है, किसी चीज का मूल्यांकन शर्ट में हो रहा है। तो एक कॉमन यूनिट नहीं मिलती। आप खुद सोचो, उसको दिमाग लगाओ, किस चीज में मूल्यांकन करते। बट दिस मूल्यांकन प्रॉब्लम, दिस वैल्यूएशन प्रॉब्लम, जिसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं, this problem of common unit has been solved with the invention of money. So money has provided us a second function, that is primary function दो होते हैं मनी के, first one is medium of exchange and second one is measure of value. तो इसलिए मनी ने प्रोवाइड करा है फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, measure of value. We can measure anything with the help of money. आज तुरंत हम कहते हैं घर कितने का लिया, भाई घर लगभग हमारा 50-55 लाख का पड़ा है। गाड़ी कितने की ली, गाड़ी भाई मुझे 6.5 लाख की पड़ी। पेन कितने का लिया, पेन बहुत अच्छा है जी, कम से कम 125 रुपए का पेन है मार्केट में। हाँ भी शूज कितने के लिए, शूज इतने के लिए, टेबल कितने के लिए, टेबल इतने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुरंत हमें मूल्यांकन किस चीज में हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है हमारा मनी में। एंड दिस फंक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मनी। तो आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यूएशन, किसी भी चीज का वैल्यूएशन करना किसने हमें सिखाया है, मनी ने सिखाया है। और इसको अगर हम प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की कॉमन यूनिट हम जज नहीं कर सकते। आज हम लेजर बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं तो सबको रुपीस में करते हैं, कोई अकाउंटिंग बना रहे हैं, सबको एक यूनिट, एक सेम यूनिट आ गई रुपीस। तो अगर सबकी सेम यूनिट होती ही नहीं तो हम अकाउंट कैसे बना लेते हैं बताइए। तो अकाउंट बनाने के लिए भाई किसी का बैलेंस शीट बनाने के लिए तो अमाउंट तो होना ही चाहिए ना, सेम यूनिट तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये जो फंक्शन प्रोवाइड किया है किसने करा है, हमारे मनी। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मनी। देखिए हम ये जो फंक्शन है ना हम जानते हैं, मगर हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। सोचा इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंसंट्रेट करके कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं है। हम सब कोई मैं अलग नहीं पढ़ा रहा, ये सब चीज हम नॉर्मल महसूस करते हैं लाइफ टू लाइफ में। इसलिए आपको शुरू से बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसी साइंस है जो एक ह्यूमन साइंस इसको बोलते हैं, जो नॉर्मली लाइफ में, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल होता है उस चीज का, और उसको आप महसूस करते हो। महसूस ना करो तो आप समझ नहीं पाओगे इकोनॉमिक्स, महसूस आपको करना पड़ेगा और इतनी कोशिश करो कि उसको आप समझ लो। सिंपल सी चीज है, तो इसलिए उसको सोचो कि जो हम ये पढ़ रहे हैं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू। देखिए बेटा, आज कोई भी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं, आपने बहुत देखा होगा अपने घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमने उसको 25 साल से पजामे में और बनियान में ही देखा है। ऐसा लगता है जैसे खाने के भी पैसे ना हो उसके पास। और जब वो अपनी बेटी की शादी करता है ना तो 70-80 लाख रुपए लगा देता है। हम भी देख के चौंक जाते हैं, इतना पैसा कहां से आया इसके पास, बहुत पैसा आया इसके पास। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने खजाना जो है वो छुपा के रख रखा है। क्योंकि आज हम खजाना जो है कोई भी चीज स्टोर एक छोटी सी जगह पर आसानी से कर सकते हैं, मगर इन द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम कोई भी अमीर व्यक्ति होता था ना उसको पता लग जाता था, क्योंकि या तो उसके पास जमीनें होती थी या उसके पास गाय भैंसे होती थी। भाई जिसके पास जितनी ज्यादा गाय भैंसे होगी वो ज्यादा रईस हो गया। आजकल भी गाँव में होती है ना कि कोई भी, अब भी गाँव में ना कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम चलता है। तो आप देखो कि कहीं पे भी अगर गाँव में भी रिश्ता हो रहा हो तो कहते हैं कि बहुत अमीर है, प्रॉपर्टी बहुत है और कम से कम 50-55 तो भैंसे हैं उसके पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो थोड़ा सा कम हो गया। पहले ऐसे बहुत ज्यादा होता था कि मतलब लोगों को कि अमीरी गरीबी इन चीजों से काउंट होती थी। और दूसरी बात कि राजा महाराजों के टाइम पे हम सोचिए जो खजाने होते थे वो कहाँ स्टोर होते थे, तहखाने में स्टोर होते थे। तो उस चीज को स्टोर करने के लिए कितनी सारी जगह चाहिए होती थी, कितनी सारी जगह चाहिए होती थी। और राजा महाराजों के टाइम भी छोड़ दें, अगर हम और कुछ समय पहले के टाइम देख लें या हम आज का टाइम देख लें, आज हम अगर पैसे को, अगर हम वैल्यू को अपनी मनी में स्टोर ना करें, कमोडिटी में स्टोर करें, तो हमें गोडाउन चाहिए, कोल्ड स्टोर चाहिए। तब भी खराब होने का भी डर रहता है। ऐसा नहीं है कि खराब नहीं होती हैं, खराब हो भी जाती हैं। और उसके बाद हमें उसको, चलो खराब ना भी हो, हमें उसको रेंट कितना देना पड़ेगा,
बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग हैज बीन सॉल्व्ड विद द इन्वेंशन ऑफ मनी। नाउ वी कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन ए स्मॉल स्पेस। अब कोई एक छोटी सी किलो होगी ना, ये टेबल होगी, छोटी सी टेबल होगी और टेबल में करोड़ों रुपए निकाल के रख देगा ये लोग। क्यों? आसानी से मनी को छोटी जगह पे स्टोर किया जा सकता है आसानी से। और इवन वी कैन स्टोर इन अ बैंक, हम बैंक में स्टोर कर सकते हैं। उल्टा बैंक में तो हमें ब्याज मिलेगा, जहां कोल्ड स्टोर में हम कमोडिटी के रूप में अगर स्टोर करते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता, और बैंक में तो हमें ब्याज मिल रहा है। तो द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग हैज बीन सॉल्व्ड। पहले लोग अमीर होते थे ना, टेंशन भी होती थी यार कहां स्टोर करूं, कैसे स्टोर करूं, कितना कोई चुरा के ले जाए, कोई सैनिक ना चुरा के ले जाए, या कोई और कोई चुरा के ना ले जाए, बड़ी दिक्कत होती थी, गलने सड़ने का डर होता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज उसको मनी में कन्वर्ट कराओ और मनी को या तो इन्वेस्ट कर दो या फिर उसको बैंक में स्टोर कर दो। मतलब स्टोरिंग की फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि स्टोरिंग ऑफ मनी, जैसे ये फंक्शन है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी ने प्रोवाइड करा है फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का समाधान हो गया है, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग, स्टोर ऑफ वैल्यू। दिस स्टोर ऑफ वैल्यू मींस स्टोरिंग द वैल्यू, स्टोरिंग मनी इज वन ऑफ द कन्वीनियंट थिंग। मैं आपको बता दूं, मनी भी क्या है, एक तरह का कमोडिटी है। जैसे आलू, प्याज, टमाटर है ना, मनी भी एक तरह का कमोडिटी है। और कमोडिटी के कंपैरेटिवली में मनी को स्टोर करना सबसे ज्यादा सरल है। उसके 3 कारण है, समझिएगा, उसके 3 कारण है। उसके 3 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे जगह नहीं है। सबसे पहला कारण मनी को स्टोर करना क्या है कि मनी इट नीड्स लेस स्पेस। मनी को स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, कम स्पेस की जरूरत है। ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आलू, प्याज, टमाटर इतने बड़ा गोडाउन रख रहे हैं। अब आप देखिए, आलू की एक बोरी लाते हैं, इतनी ज्यादा हो जाती है और उस बोरी में करोड़ों रुपए आ जाता है। तो मनी नीड लेस स्पेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी? मीन्स कोई भी उसको जनरली एक्सेप्ट कर लेता है, कोई भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। आपकी अगर दुकान है, कभी मैं आपके यहाँ आऊँ ग्राहक बन के और अब मैं आपसे कोई चीज लूं तो आप कहोगे यार पैसे नहीं चाहिए मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, पैसों के लिए तो बैठे हुए हो आप। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपनी चैन निकाल के, सोने की चैन निकाल के दूं ना, यार मेरे पे पैसे नहीं है, जरा मुझे ये राशन पानी दे दे। आप मुझे ना शक की निगाहों से देखोगे, चोर सा लग रहा है तो मुझे तो कोई भी व्यक्ति हो, कैसी भी शक्ल का हो, कैसे भी हो, उसको चोरी लगेगा वो, क्योंकि वो शक हो गया आएगा उस पर, यार मामला कुछ गड़बड़ है, कि यार ये तो कहीं से चुरा के लाया है, या हो सकता है नकली हो, या हो सकता है नकली हो। तो मैं कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में दुविधा होगी, हम एक्सचेंज उसको नहीं कर पाएंगे। मनी होगा, हम तुरंत एक्सचेंज कर लेंगे, उसको तुरंत एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अदर देन मनी नो वन हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी के अलावा किसी में भी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी वाली फंक्शन फीचर नहीं है। आप खुद ही सोच लीजिए कि हम सोच के चलिए, मान के चलिए, एग्जाम्पल के रूप में चलिए, भगवान ना करे कभी रात बेरात किसी की तबीयत, हमारे घर में बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी तबीयत खराब होगी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जा रहा है और हमारे पास पैसे नहीं है, और वैसे हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, हमारे पास सोना वोना रखा हुआ है। हम उससे कहेंगे भाई एडमिट कर ले, हो गया भैया 50,000 रुपये कम से कम जमा करो आप। हम कहेंगे भैया तू हमारे लिए रिंग ले ले, हमारे चैन ले ले, तो वो एडमिट नहीं करेगा। उसको या तो भैया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर ले, कार्ड से कर दे, या मुझे कैश दे, उसको मनी चाहिए। तो मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। आई बात समझ नहीं आई? थर्ड पॉइंट आता है कि इट्स प्राइस इज रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू अदर कमोडिटी। मीन्स हम पढ़ रहे हैं कि मनी को स्टोर करना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट क्यों है, सबसे ज्यादा सरल क्यों है। हमने 2 पॉइंट पढ़े। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, हम वो चीज स्टोर करना ज्यादा पसंद करेंगे जिसके प्राइस फ्लक्चुएट ना करें। फॉर एग्जांपल के रूप में हो सकता है हम आलू, प्याज, टमाटर या जितनी और भी अन्य कमोडिटी है वो हम स्टोर कर दें, लाखों की चीज हम स्टोर कर दें, और वो पता चले 2-3 दिन में उनके रेट इतने गिर गए कि हमें 2-3 लाख का नुकसान हो गया। इनफैक्ट ऐसा भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति गोल्ड स्टोर कर दे, गोल्ड को स्टोरेज के रूप में रख ले, गोल्ड को अपने घर पे स्टोर कर ले, और गोल्ड के प्राइस भी ड्रास्टिकली फॉल भी हो जाते हैं, हालांकि अप भी हो जाते हैं, राइज भी हो जाते हैं और डाउन भी हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं रिस्क है। आप कोई भी कमोडिटी देख लीजिए दुनिया में, कोई भी कमोडिटी देख लीजिए, उसके प्राइस फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं। देखिए, उसमें रिस्क भी रहता है। अगर मान के चलिए मैं कोई हो सकता है प्याज में स्टॉक करके रख लूं, इस चक्कर में रख लूं, कोई मेरे मन में हल्का सा चोर आ जाए, मैं स्टॉक करके रख लूं कि मैं प्याज को स्टॉक करके रखता हूं, जब उसके दाम बढ़ जाएंगे तो मैं उसको मार्केट में बेच दूंगा, और वो दाम बढ़े नहीं, दाम उल्टा कम हो गए, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, दाम कम हो गए, तो मुझे बहुत नुकसान हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्क भी है। मींस कहने का मतलब यह है जितनी भी कमोडिटी है
उनके कंपैरेटिवली में प्राइस को स्टोर, मनी को स्टोर करना सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। क्यों है? इसके प्राइस रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। देखिए बहुत से बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता होगा कि मनी के प्राइस क्या होते हैं। मनी तो अपने आप में खुद प्राइस है। अब जैसे हम पूछें कि ये कितने प्राइस का है तो हमने तुरंत उसका आंसर बोल दिया 25 रुपीज, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के प्राइस क्या होते हैं? देखिए हम ये बात जानते हैं कि मनी के प्राइस का मतलब बेसिकली होता क्या है। मनी की कीमत हमेशा अप डाउन होती रहती है, जो हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में भी पढ़ी है कि मनी की कीमत, जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाती है ना, जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाती है तो मनी की कीमत कम हो जाती है। जैसे आलू मार्केट में ज्यादा हो जाए, आप समझिए, मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये बात बोली थी, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। जब आलू मार्केट में ज्यादा हो जाते हैं तो आलू के दाम कम हो जाते हैं। ऐसे ही जब मनी मार्केट में ज्यादा सप्लाई हो जाती है, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है मार्केट में एज कंपेयर टू इट्स रिक्वायरमेंट, तो पैसों की कीमत कम हो जाती है। व्हाट इज पैसों की कीमत कम हो जाना? मतलब क्या होता है इसका? जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, हमें बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए देखा होगा, बोलते थे कि यार आजकल तो हर बच्चे की जेब में 100 रुपीज का, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट तो किसी के बच्चे के पास भी होता है। हमारे टाइम में 100 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। इसका मतलब क्या हो गया कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40, वो एग्जाम्पल जब देते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म वाला एग्जाम्पल देते हैं कि 20 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। इसका मतलब क्या? मनी की प्राइस, मनी की वैल्यू चेंज तो होती है मगर एकदम से नहीं होती, बड़ी धीरे धीरे होती है। 20 साल का एग्जाम्पल देंगे, 10 साल का एग्जाम्पल देंगे, 5 साल का एग्जाम्पल देंगे। ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं यार परसों तो मनी की कीमत 100 रुपए के नोट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, आज तो बहुत कम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने पता चले लाखों रुपए स्टोर करके रखे बैंक में और पता चले कि 5 लाख रुपए मेरा बैलेंस है, यार मैंने तो पिछले महीने 5 लाख रुपए बैलेंस जमा करा था, उसकी वैल्यू तो एकदम से कम हो गई। ऐसा नहीं होता। मनी की वैल्यू कम होती है, फ्लक्चुएट होती है, कम होती है, मगर एज कंपेयर टू अदर कमोडिटी उसके प्राइस बहुत धीरे धीरे कम होते हैं। इसलिए इट इज सेफेस्ट टू स्टोर मनी इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग कमोडिटीज। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला क्या है? इट नीड्स लेस स्पेस। सेकंड इसका पॉइंट है इट हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। एंड थर्ड, इट्स प्राइस इज रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू अदर कमोडिटी। ये तीनों पॉइंट देखते हुए हमें लगता है भैया मनी को स्टोर करना ही सबसे ज्यादा सरल है। व्हाट इज फोर्थ फंक्शन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ फंक्शन इज प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग द वैल्यू। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग द वैल्यू। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इजाद करा है कि मान के चलिए कि हमारे कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है जो हमसे यहाँ 500-600 किलोमीटर दूर रहता है। उसने हमें फोन करा कि सर ऐसे ऐसे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, भाई ऐसे ऐसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जल्दी से ना 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दे, मुझे समय बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। या मान के चलो हमारे कोई घर में से कोई ऐसा है जो बाहर पढ़ने गया हुआ है, पीजी में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, उसके बाद पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तुरंत करता पापा जरा मुझे ट्रांसफर कर दो। हम तुरंत क्या करते हैं भाई, उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। मीन्स विद द इन्वेंशन ऑफ मनी वी कैन ट्रांसफर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद इन ए क्लिक ऑफ माउस। हम एक क्लिक करेंगे, हम थोड़ा सा 2-4 सेकंड वेट करेंगे और तुरंत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देंगे, चाहे पेटीएम करते हैं, फोन पे करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये फंक्शन किसने प्रोवाइड करा है? हमारा मनी ने प्रोवाइड करा है। मनी ने प्रोवाइड करा है। और एक्चुअली किसने करा है? बैंक ने प्रोवाइड करा है। और बैंक ने किसकी हेल्प से प्रोवाइड करा है? मनी ने प्रोवाइड करा है। बट सोचो अगर मनी नहीं होता तो हम ट्रांसफर कैसे करते हैं? उसको खाने पीने की दिक्कत होती, जो 500 किलोमीटर दूर रह रहा है उसको खाने पीने की दिक्कत होती। हम क्या करते हैं? हम सोचते कि भाई यहाँ पर एक काम करो, एक ट्रैक्टर या एक ट्रक जो है राशन पानी का भेज कर उसको पास भिजवा दो। और पता चले उसके पास जब तक हम भिजवा रहे हैं उसकी तबियत और ज्यादा खराब हो गई, किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचवा रहे हैं, पता चले कि रिश्तेदार ही नहीं रहा जब तक हम उसके पास खाना वहां पहुंचेगा। तो समझ रहे हो बात? नहीं। तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग हैज बीन सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट था। क्यों? टाइम बहुत लेता था, दूसरा पैसे बहुत लगते थे, तीसरा एक्सीडेंट का डर होता था। आप खुद सोचो ना कि ट्रांसफर करना कितना डिफिकल्ट होता था। आज तो दुनिया के किसी भी कोने में, आप तो छोड़ो 500 किलोमीटर छोड़ो, 5,000 किलोमीटर भी दूर अगर हमें कोई ट्रांसफर करना है कोई चीज, तो बस हमें फोन उठाना है, भैया हम ऑलरेडी सेव करते हैं, बेनिफिशियरी में सेव कर रखा होगा, या फोन तुरंत उसको फोन पे करा, या तुरंत उसको बेनिफिशियरी में ऑलरेडी ऐड किया तो नेट बैंकिंग तुरंत कर दिया, तुरंत फोन करा, भैया पहुंच गए? हाँ जी पहुंच गए, खत्म बात, 30 सेकंड्स में खेल खत्म। तो दिस फंक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड विद द इन्वेंशन ऑफ मनी। आप सोच सकते हैं मनी ने कितना अच्छा फंक्शन हमें प्रोवाइड किया। आप समझ सकते हैं कि मनी का कितना अच्छा रोल है।
बस आप उस चीज को महसूस करिए, सारे पॉइंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम के बारे में बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और अगर हम मनी के फंक्शन के बारे में बात करें तो उसमें लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। सबसे पहले आपको समझाता हूं व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट इज द पेमेंट व्हिच इज मेड सम टाइम इन फ्यूचर। ऐसी पेमेंट जिसका हमें भुगतान जो है भविष्य में करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने लोन लिया, अब जब हम लोन ले रहे हैं तो उसकी किस्तें हम कब उसको पे कर रहे हैं? भविष्य में, आराम से इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, भविष्य में पे कर रहे हैं। इट मींस डेफर्ड पेमेंट इज समहाउ रिलेटेड विद लोन, कि हम जब उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं तो वो उसका भुगतान हम कहीं ना कहीं फ्यूचर में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं। और ये फंक्शन, लोन वाला फंक्शन, जब अगर मान के चलिए कोई भी प्रोडक्टिव यूनिट है, कोई भी, मैं हूं, आप हो, हम लोग लोन लेते हैं, लोन की फैसिलिटी किसने प्रोवाइड करी? हमें लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है बैंक ने। और बैंकिंग किस वजह से पॉसिबल हो पाई है? ओनली बिकॉज ऑफ मनी। ये बात मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। जिस देश में जिसकी बैंकिंग सिस्टम जितनी अच्छी होगी, जितनी एक्टिव होगा, मतलब जितना लोग बैंकों में ज्यादा विश्वास करते हैं, जितना पैसा बैंकों में ज्यादा जमा होता है, वो देश ज्यादा तरक्की करता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बैंक जितनी बैंकिंग अच्छी होगी, इसका मतलब क्या है? वो लोन उतना दे रहा है। मार्केट में उसके लोग, इकोनॉमी में उसके लोग लोन उतना ले रहे हैं। अब लोन लेके वो करते क्या है? प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करके क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ के क्या होती है? इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ के क्या होता है? मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। फिर लोगों की, दुकानदारों की, सब लोगों की इनकम बढ़ती है। तो ये साइकिल है, बार बार आपको इसको बताता भी आ रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? देश में बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना बहुत जरूरी है। और बैंकिंग सिस्टम की सुविधा किसने प्रोवाइड करी है? मनी ने। किस फंक्शन से? स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। इसने एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करा है जिससे हम आसानी से लोन ले सकते हैं। लोन लेने से आज हमें आसानी से ये पता लगता है हमें गाड़ी के लिए लोन चाहिए, हमें घर के लिए लोन चाहिए, या हमें प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए। हमें खूब पता है कि भैया बैंक वाला कितना ब्याज ले रहा है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, एक्जैक्टली हमें पता है हमारी ईएमआई कितनी जाएगी, इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, कितने साल तक हमें पे करना है उसको, और हमें पता लग जाता है इतना हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं, इतना हम इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हैं। कोई चीटिंग नहीं है, कोई भी चीटिंग नहीं है, हर चीज की क्लियरेंस होती है। तो लोग, अब आप खुद सोचिए, ये फंक्शन ना होता तो लगभग आज जितने भी एक्सचेंज होता है मार्केट में, जितना भी एक्सचेंज होता है 90% डेफर्ड पेमेंट के रूप में होता है, लोन के रूप में होता है। आप खुद देख लीजिए, आसपास आप गाड़ियां ले रहे हैं, कोई गाड़ी ऐसे, अगर एक आध को छोड़कर कोई गाड़ी ऐसे नहीं होगी जो लोन पे ना ली हुई हो, या किसी ने घर लिया हो, फ्लैट लिया हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो लोन पे ना लिया हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेफर्ड पेमेंट ने एक्सचेंज बढ़ा दिया है। ये वाला पॉइंट तो मैं बता रहा था ना, ये वाला पॉइंट एक्सचेंज, उसने एक्सचेंज बढ़ा दिया है। एक्सचेंज बढ़ाने से क्या हुआ है? मार्केट अप हो गई, मार्केट अप हो गया। मनी ना होता तो क्या हम फ्यूचर पेमेंट कर पाते? बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। आप सोचिए, मनी का समय नहीं है भाई। कोई किसान लैंडलॉर्ड के पास गया कि भैया मुझे खाने के लिए पैसे दे दो, पैसे तो नहीं है, मतलब पैसे तो हट ही गए, मुझे क्या दे दो? मुझे नाज दे दो, मुझे कॉमोडिटी दे दो। उसने क्या करा? 10 कुंटल नाज दे दिया। अब तक 10 कुंटल उसने अनाज दे दिया उसने। अब वो जाहिर सी बात है ब्याज तो लेगा। अब आप सोचिए ब्याज कैलकुलेट कैसे होगा? भाई जो पावरफुल है, जो स्ट्रांग है, वो अपनी चलाएगा हमेशा, और गरीब को, सिक को हमेशा दबाएगा। तो वो ब्याज भी अपने हिसाब से लेता है, और वो ब्याज इतना लेता रहता है, जीवन भर वो किसान ब्याज नहीं चुका पाता। इवन अपनी जो उसकी जिंदगी भर की कमाई होती है ना, छोटी सी कुटिया या छोटा सा घर, वो बेचारा बेचकर या तो चला जाता है, या वो इतना परेशान हो जाता है, इतना एक्सप्लॉइट हो जाता है, इतना दर्द में हो जाता है कि या वो गलत कदम उठा लेता है। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि उस समय भी लोग लोन लेते थे, मगर बहुत बेईमानी होती थी, और पारदर्शिता नहीं थी, क्लियरेंस नहीं थी। कोई भी चीज के लिए कोई भी चीज क्लियर बिल्कुल भी नहीं था कि क्या करना है, कितना करना है, कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है। आप खुद सोचिए, मैं लोन ले रहा हूं, मैं किस क्वालिटी का वीट ले रहा हूं, और किस क्वालिटी का मुझसे वीट वसूला जा रहा है, या किस तरीके से मुझे ब्याज वसूला जा रहा है। मुझे हो सकता है ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया जाता हो, मतलब मुझे निचोड़ देंगे बिल्कुल, अंत में मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जितने भी गलत कदम हैं, और ये जितनी भी परेशानियां हैं किसानों की या लोगों की, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई हैं किसके द्वारा? विद द इन्वेंशन ऑफ मनी। कौन सा फंक्शन है मनी का? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब लोन ने हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत फास्ट कर दिया, मार्केट को बहुत फास्ट कर दिया है। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे रिलेटेड ही हमारी प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम है, बहुत ही ईजी है। और बस इस वीडियो में एक पार्ट में और आपको समझाऊंगा कि फॉर्म्स ऑफ मनी,
मनी की 4 प्रकार के मेन फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी। बस जल्दी से मैं इसको रब करके वो समझाता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही इसी तरीके से मैंने कोशिश करी आपको समझाने के लिए। जल्दी से फॉर्म्स ऑफ मनी समझाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। देखो बहुत ईजी है। 4 प्रकार के फॉर्म्स ऑफ मनी एक तरह के कि देखिए, सबसे पहला है फिएट मनी। फिएट मनी, फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी इज द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से जो भी मनी, देखिए सिंपल सी बात है, जो भी सिक्के, जो भी पेपर नोट्स, करेंसी नोट्स, जो भी आप लोगों के पास हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनते हैं। वो सारे के सारे क्या हैं? फिएट मनी। बहुत ही ईजी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज नोन एज फिएट मनी। मतलब जितने भी मनी गवर्नमेंट के ऑर्डर से छापे जाते हैं, इशू किए जाते हैं, वो सारे फिएट मनी होते हैं। सिंपल सी चीज है। दूसरा आता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी मनी क्या है बेटा? फिड्यूशियरी मनी होता है कि कोई भी ऐसा मनी जो पेयर और पेई के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो। बट इट इज द मनी विच एग्जिस्ट विच टेक्स प्लेस when there is a mutual understanding between the payer and pay। जैसे मैंने आपको कोई पेमेंट देना है, मैंने आपको चेक दे दिया 10 दिन बाद का कि भैया मुझे डिलीवरी कर दो, ये चेक ये लो। आपने मुझे डिलीवरी कर दी, आपने इस भरोसे से करा कि मेरा चेक क्लियर हो जाएगा। तो इट मीन्स इट इज द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, पेयर एंड पे। तो इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया। तो ऐसे टाइप के मनी को हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिर आ जाता है फुल बॉडीड मनी। फिर आ जाता है हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी हमारी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी जो मनी है, मनी की 2 टाइप की वैल्यू होती है। ढंग से समझेगा यहाँ पे। मनी की हमारी 2 टाइप की वैल्यू होती है। वन इज मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड सेकेंड इज commodity value of money। One is money value of money and the second is commodity value of money। देखिए, money value of money, money value of money का मतलब क्या होता है कि कोई भी मनी है, वो मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, उस मार्केट की वैल्यू उतनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नोट है, नोट निकाल लीजिए जेब में से, उसमें से देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। 100 रुपी नोट लिखा हुआ है, 10 रुपी नोट लिखा हुआ है, 5 रुपी नोट लिखा हुआ है, 500 रुपी नोट लिखा हुआ है, वो उसकी मनी वैल्यू है। जैसे मैं देखता हूँ, हाँ 10 रुपीज निकल गए हैं। आजकल मंदी का दौर है, आपको पता है, तो 10 रुपीज निकले हैं। तो 10 रुपीज में आप देख सकते हैं ये 10 जो है मार्केट में, इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 10। ये 10 क्या है? 10 इज मनी वैल्यू ऑफ मनी। इसको फेस वैल्यू भी बोला जाता है क्योंकि इसकी फेस पे क्या लिखा हुआ है? 10। तो इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको फेस वैल्यू भी बोला जाता है, मनी वैल्यू ऑफ मनी। एंड द सेकंड वन इज कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। अब आप खुद सोचिए, इस मनी को बनाने में क्या खर्चा आया? इस मनी को बनाने में 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, जो भी कुछ आया होगा, जाहिर सी बात है बहुत कम आया होगा क्योंकि बहुत लॉट का बनता है। जो भी बस खर्चा होगा कुछ पेपर का और कुछ ये जो तार है चांदी की, उस चीज का खर्चा होगा। अदरवाइज बहुत नेग्लिजिबल खर्चा है अगर हम लॉट में बना रहे हैं। तो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? इसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी है, ये कितने में, मतलब इसमें बनाने में क्या खर्चा इसका आया होगा, दैट इज कमोडिटी वैल्यू। अब आप खुद सोचिए, मनी वैल्यू ज्यादा है या कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है? जाहिर सी बात है मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से बहुत ज्यादा है। मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से बहुत ज्यादा है। और इस कमोडिटी वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। 2 नाम होते हैं इसके, तो आप समझ गए होंगे। बस सिंपल सी बात है, जहां पर मनी वैल्यू ऑफ मनी कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से ज्यादा होती है, जो हमने देखा जैसे इसमें ज्यादा है, इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी बोलते हैं इसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। व्हाट इज फुल बॉडीड मनी? फुल बॉडीड मनी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। शायद अगर मेरी जेब में सिक्का रखा हो, मंदी ज्यादा ही चल रही है, सिक्का भी है, ये सिक्का है, मान के चलिए कुछ ऐसा ही है। अगर ये गोल्ड का सिक्का होता है, जैसे पहले गोल्ड के सिक्के चलते थे,
राजा महाराजा के टाइम पे या पहले जब मनी का रूप आया था तो गोल्ड के सिक्के भी चलते थे। तो ये गोल्ड का सिक्का अगर फॉर एग्जाम्पल ये हालांकि 5 का सिक्का है, अगर इसको हम गोल्ड का सिक्का मान लें, ये गोल्ड का सिक्का है, तो ये गोल्ड का सिक्का किस लिए यूज होता था? ये गोल्ड का सिक्का यूज होता था कि मार्केट में जाके इससे कोई भी चीज आप एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो। मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी की जगह हमें मेटल्स का चलना चरण स्टार्ट हो गया, जो हम आपको पढ़ाएंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी में बाद वाली वीडियो में। मगर फिलहाल ये समझ लीजिए कि इस मेटल कॉइन को, इस गोल्ड के कॉइन को एक मनी का रूप ले लिया कि आप मार्केट में जाइए और जितनी की इसकी वैल्यू है उतने का आप सामान ले लीजिए। अब उस समय क्या होता था, जो इसकी कमोडिटी वैल्यू होती थी वो भी, और इसकी जो मनी वैल्यू होती थी वो भी बराबर होती थी। क्योंकि आप खुद सोचिए, जितना सोने का सिक्का ये बनाने में खर्चा आया होगा उतनी में तो मार्केट में इसको बिकेगा। अगर दोनों में से एक की वैल्यू भी नीचे हो जाए तो बात बनेगी नहीं। आप खुद सोचिए, अगर मान के चलिए इसकी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो और मनी वैल्यू कम हो, कमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो, बनाने में खर्चा ज्यादा हो रहा हो और मनी वैल्यू इसकी कम हो, तो वो मार्केट में जाके बेचेगा क्यों? वो उसको सुनार को नहीं दे देगा, वो सुनार को नहीं दे देगा उसको, भाई वो फायदे का सौदा ही तो करेगा। तो उस समय कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी और मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती थी? बिल्कुल बराबर होती थी। आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब सोने चांदी के सिक्के चलते थे, जितना उसको बनाने में खर्चा आया उतना ही उसको मार्केट में आप एक्सचेंज कर सकते थे। तो उस टाइप के मनी को हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, वेयर मनी वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, मींस वेयर फेस वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज commodity value of money and what is money value of money and what is full bodied money, what is credit money. Money value of money means face value and commodity value of money means intrinsic value. बस आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, मनी का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी चैप्टर है, दिमाग से बस सोचिएगा, रट्टाफिकेशन नहीं करिएगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।